नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? बिल्कुल होंगे बिंदास, मस्त और खुश। मैं आरजे राघव एक बार फिर हाजिर हूं लेकर के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें हम मुलाकात करते हैं किसी खास व्यक्तित्व से। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रफुल्ल देशमुख। आप प्रधानाचार्य रह चुके हैं सरस्वती शिशु मंदिर अड़भार में। आप एक समाज सेवी है, आप रक्तदान करते हैं, रक्तदान के विषय में बहुत कुछ जानते हैं। और भी हम जानेंगे आपसे आपके बारे में, आपकी समाज सेवा के बारे में, प्रधानाचार्य के क्या क्या कर्तव्य होते हैं और आपकी निजी जिंदगी के बारे में भी। तो चलिए साथियों, करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट प्रफुल्ल देशमुख जी का। देशमुख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। जी धन्यवाद राघव जी। देशमुख जी, आप प्रधानाचार्य रह चुके हैं, आप रक्तदान भी करते हैं, समाज सेवा में बहुत सारे अलग अलग आप कार्य करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं आपके जीवन के अब तक के सफ़र के बारे में कि रक्तदान करने का विचार कहाँ से आया। और शिक्षक बनना मतलब एक हो सकता है शौक़ हो, और कभी कभी हो सकता है कि जिम्मेदारी से हम शिक्षक बन जाते हैं। तो शिक्षक बनना कैसे हुआ आपका? मेरा नाम प्रफुल्ल देशमुख है। मैं मूलतः महाराष्ट्र में यवतमाल जिले से का निवासी हूँ जी। और वहाँ एक मेरा गांव है तरनोली, तालुका तहसील दारवा पड़ता है। लेकिन वर्तमान में मैं पिछले 50 साल से अड़भार में रह रहा हूँ। वहाँ मेरे पिताजी सन 72 से 94 तक 22 साल तक लगभग चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान किए जी। और मुझे भी वो एक डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन संयोग देखिए कि उनको मोटरसाइकिल चलाने नहीं आती थी। मैं 3-4 साल तक लगभग उनके साथ गाड़ी चलाते हुए जाता था। तो उनके साथ जाने का मेरा जो कटु अनुभव आया, उसी अनुभव ने मुझे शिक्षक बनने पर मजबूर किया। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था। मेरे स्वर्गीय पिताजी की बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सका और एक शिक्षक बन के समाज सेवा करता रहा। सर, शिक्षक बनना एक चीज़ है, प्रधानाचार्य बनना शिक्षक का प्रमोशन है। जी। तो पहले तो आप शिक्षक बने होंगे, फिर प्रधानाचार्य बने होंगे, तो कर्तव्य बढ़ जाते हैं। एज ए प्रधानाचार्य के रूप में क्या क्या कर्तव्य बढ़ते हैं? शिक्षक में आप खुद के लिए काम करते हैं, और जब आप प्रधानाचार्य बनते हैं तो सारे शिक्षकों को और विद्यार्थियों को मैनेज करना पड़ता है। जी, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि सन 1992 में जब सरस्वती शिशु मंदिर अड़भार में सरस्वती शिशु मंदिर का शुभारंभ हुआ, तो उस समय मैं आचार्य और प्रधानाचार्य दोनों के पद में मैं ही था। एक बार क्योंकि मैंने वहाँ विद्यालय प्रारंभ किया और मैं ही वहाँ का प्रधानाचार्य था और आचार्य भी था। एक मेरे सहयोगी से हमारे धनेश्वर बरेट करके, उन दोनों ने मिलकर हमने अड़भार के ही श्री नंद कुमार तिवारी जी के सहयोग से एक विद्यालय का शुरुआत की, शिशु मंदिर की। और तब से लेकर 92 से लेकर सन 2020 तक मैं लगातार 28 साल वहाँ अपनी सेवाएं देते रहा। जी जी। और इसी बीच मैं न केवल बच्चों को पढ़ाता था बल्कि उनको नवोदय की भी तैयारी कराता था। और इसी कारण मैंने लगभग अड़भार या आसपास के क्षेत्रों से लगभग 40 बच्चों का नवोदय में अपने बलबूते पर चयन कराया है। वाह, बहुत बढ़िया। उनको मैं स्वयं, मैंने ऐसा होता था कि बच्चे तो हर स्कूल में होते हैं, मैं स्वयं सरकारी स्कूल में या अन्य स्कूलों में जाके प्रतिभाशाली बच्चों को ढूंढता था। उनको उनके माँ बाप से मिल के उनको नवोदय में पढ़ाने के लिए प्रेरित करता था और मैं स्वयं पढ़ाता था लगभग न्यूनतम खर्चे में। कई माँ बाप तो ऐसे हैं कि उन्होंने कभी मेरे को पढ़ाने का खर्चा भी नहीं दिया, पूछा भी नहीं। लेकिन मैं विद्यादान के नाम से ऐसे बहुत लोगों के लिए हित का कार्य किया और लगभग आज 40 से 45 बच्चे नवोदय के उस आसपास के एरिया में मेरे पढ़ाए हुए हैं और अच्छे अच्छे पदों पर कार्यरत है। सर जी, वो माता पिता आपको बहुत दुआएं देते होंगे कि आपने ये बेड़ा उठाया, कि उनकी नैया पार लगा दी। सर, हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आप अड़भार से आते हैं और हमने सुना है अड़भार में अष्टभुजी देवी का मंदिर है जी। उसके बारे में हमें कुछ और हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, अड़भार एक बहुत प्रसिद्ध नगर है और धार्मिक क्षेत्र में अड़भार को अष्टभुजी देवी के नाम से दूर दूर तक लोग जानते हैं। और अड़भार न केवल एक धार्मिक नगरी है बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी ये बहुत पुराना शिक्षा का केंद्र रहा है। मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ सन 1900 में मिडिल स्कूल खुला था। अच्छा। और लगभग आज़ादी के कुछ सालों बाद ही हाई स्कूल चल रहा है यहाँ का। तो यहाँ शिक्षा का भी बहुत पुराना क्षेत्र है और एक धार्मिक क्षेत्र है। यहाँ जो माता अष्टभुजी विराजमान है
उसी अष्टभुजी माता के नाम से ही इस नगर का नाम पहले अष्टद्वार रहा है। अच्छा। इतिहास में इसका नाम जो है अष्टद्वार के रूप में उल्लेखित है, जो धीरे धीरे अपभ्रंश होकर अड़भार हो गया है। अच्छा। तो वहाँ की विशेषता यह है कि अष्टद्वार अष्टभुजी माता है, 8 भुजाओं वाली, और वहाँ 8 द्वार हैं, जो 2 तो अभी भी विद्यमान है उस नगर में। अच्छा। पूरे गांव के चारों ओर 8 द्वार बने हुए हैं विशाल पत्थर के। तो उसी के नाम से अष्टद्वार इस गांव का नाम पड़ा। और ये कहावत प्रसिद्ध है कि कलकत्ता की काली देवी और अड़भार की अष्टभुजी माता, ये दुनिया में केवल 2 ही ऐसी मूर्तियां हैं जो दक्षिण मुखी है। उसके बाद दुनिया में तीसरी मूर्ति दक्षिण मुखी नहीं है। और ये काले ग्रेनाइट से बनी हुई ये पत्थर का आदम कद मूर्ति जो बनी हुई है, बहुत ही विशाल है और बहुत ही भव्य मूर्ति है। 2 बहुत पुराने पुराने इमली के पेड़, उसके बीच में एक झोपड़ी नुमा मंदिर, और जो खंडहर आसपास पड़े हैं, तो खंडहर देख कर अनुमान लगाया जा सकता है कि उस मंदिर की भव्यता कैसी रही होगी। लगभग 12वीं या 13वीं शताब्दी में चोल वंशजों के समय का ये मूर्तियां हैं वहाँ की, और ये मंदिर उसी समय का है। अगर आप बिलासपुर के पास मल्हार कभी गए होंगे तो मल्हार की मूर्तियां और अड़भार की मूर्तियों में काफ़ी समानता देखने को मिलती है। इतिहास में पता चलता है कि दोनों नगर जो है रतनपुर, मल्हार और अड़भार, ये तीनों लगभग समकालीन हैं। तो वहाँ पहुँचने के लिए कैसे जाना पड़ेगा? ये अड़भार जो है, आप ये हावड़ा मुंबई रेल मार्ग है, उसमें जो है बिलासपुर तरफ से आएंगे तो एक शक्ति स्टेशन पड़ता है। शक्ति से उतर के जाइए 11 किलोमीटर है, और आगे जाएंगे तो एक खर्चिया स्टेशन पड़ता है, वहां से भी 11 किलोमीटर ये पड़ता है। और इन दोनों के बीच एक और स्टेशन है झारेडी करके, वहां से आप जाएंगे तो केवल 6 किलोमीटर की दूरी पे अड़भार आपको मिल जाएगा। अच्छा। और बहुत ही सुगम रास्ते हैं तीनों तरफ से आने जाने के लिए। तो ये तो बहुत धार्मिक स्थल भी है, और बाहर से भी कई लोग आते होंगे। जी जी, अक्सर आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, लेकिन खासकर दोनों नवरात्रि है, खासकर चैत्र नवरात्रि और कुंवार की नवरात्रि, विशेषकर कुंवार की नवरात्रि में काफी संख्या में दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, मनोकामना ज्योति कलश जलाते हैं, और वो जो कर नापना बोलते हैं जिसको ऐसे सो के दंडवत प्रणाम करते हुए जाते हैं। ऐसे लोगों की भीड़ तो आपको हजारों की संख्या में मिलेगी, और रात भर ये कार्यक्रम जो है चलते रहता है। तो माहौल बढ़िया बना बहुत ही माहौल धार्मिक रहता है, और एकदम उल्लासपूर्ण वातावरण में 9 दिन तो ऐसा लगता है कि 9 मिनट में निकल जाता है। इतना बहुत अच्छा माहौल रहता है वहाँ। तो रोजगार के अवसर भी मिलते होंगे? जी जी, आसपास लोग नारियल दुकान या जो चुनरी बेच के या होटल आदि व्यवसाय जो है चला के जो है उसके लिए रोजगार भी उपलब्ध होता है उनको। बहुत बढ़िया आपने बात बताई, और हमें भी कभी मौका मिला और देवी का आशीर्वाद रहा तो हम जरूर जाएंगे। जी, कभी भी आइए, और मैं आपको वहाँ साथ ले चलूँगा, वहाँ के बारे में बहुत सारी जानकारी दूंगा। इस अड़भार को जो है एक और नाम दिया गया है, इसको 6 आगर 6 कोरी तालाबों की नगरी कहा जाता है। अच्छा। छत्तीसगढ़ में 6 आगर माने 6 ज्यादा, और 6 कोरी माने 1 कोरी माने 20, अर्थात 120 माने 126 तालाबों की नगरी कहा जाता है। अरे वाह, 126 तालाब हैं अभी वहाँ? अभी भी 126 तो नहीं, लेकिन 100 के आंकड़े में लगभग मिल जाएंगे। और हर तालाब में एक शिवलिंग तालाब के किनारे में, और एक वट पीपल का वृक्ष, और वहाँ पे नीचे शिवलिंग और तालाब, ये उस गाँव की विशेषता है। अभी भी लगभग 100 के आसपास तालाब आपको रिकॉर्ड में मिल जाएंगे। कुछ तालाब माने पाट दिए गए हैं लोगों के, या बेजा कब्जा कर दिए गए, वो अलग बात है, लेकिन बहुत मात्रा में तालाब है वहाँ। मतलब बुजुर्गों ने बहुत बढ़िया काम किया, पानी की कमी न रहने पाए, धार्मिक स्थल भी है, और शिवलिंग है तो धार्मिकता और बढ़ जाती है। जी जी जी। देशमुख जी, हमने सुना है आपकी माँ के बारे में, जब भी आप नियमित श्रोता रहे हैं रेडियो धूम के, आप फोन करते थे हेलो धूम में, और अधिकतर आपने यही कहा है कि मैं बाहर नहीं जा पाता हूँ, माता जी की सेवा करता हूँ इस वजह से। और आपकी उम्र भी बहुत है, और माता जी की उम्र हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी होगी, और आप इस उम्र में भी पूरे दिल से, तन से, मन से सेवा करते हैं। तो आप अपनी माता जी के बारे में कुछ बताएं। और ये सेवा तो सभी करते हैं अपनी माँ से, जाहिर सी बात है, सभी प्रेम करते हैं, मगर आप किसी प्रकार की कमी भी नहीं होने देते हैं, जो कि कोई नहीं होने देता है। मगर आप माता जी के चलते स्कूल भी आप छोड़ दिए हैं, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है। जी। तो इसके बारे में हमें कुछ बताएं। जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपनी माता जी की सेवा करने का अवसर मिला है। अभी वर्तमान में 82 साल की उम्र में मेरी माता जी स्वस्थ हैं, हालांकि उनको शुगर की बीमारी है, लेकिन बहुत स्वस्थ हैं। और मैं पिछले 3 साल से लगभग
लगातार उनकी इस कोरोना काल में, हालांकि वो यहाँ नहीं थी, लेकिन कोरोना काल के बाद जैसे ही उनको मैं यहाँ लाया, लगातार उनकी सेवा में यहाँ मौजूद रहता हूँ। और मैं उनकी सेवा के लिए, क्योंकि हमेशा मुझको खोजती हैं, तो मैं उनकी सेवा के लिए स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर जो अरभार में अपनी सेवाएं दे रहा था, उसको भी अभी कुछ दिनों के लिए मैं बंद कर दिया हूँ और पूरी तरह से उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ। तो आप सेवा में लगे हुए हैं तो अभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आपने कहा शुगर की बीमारी है, तो शुगर की बीमारी तो ऐसी है कि यदि ये हो जाती है तो इसके बाद बहुत सारी दवाइयां हैं जो काम नहीं करती हैं, तो कितनी मुश्किल होती है फिर? सर उनको तो शुगर की बीमारी है, गोलियां खाती हैं, परहेज में भी रखता हूँ, प्रतिदिन मालिश करना, उनको नहलाना धुलाना, हालांकि बहुत सारा काम वो स्वयं भी कर देती है, लेकिन लगभग मेरी निगरानी में रहती है और मैं हमेशा उनके साथ बना रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए वक्त निकालूं, क्योंकि उन्होंने बचपन में मुझे बहुत वक्त दिया है। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उनको अपना वक्त दूं। हालांकि पिताजी तो 10 साल हो गया गुजर चुके हैं, उनको वक्त नहीं दे पाया, लेकिन माताजी को वक्त देके उसी कमी को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया विचार हैं आपके, और ये प्रेरणादायी भी हैं। जो श्रोता सुन रहे हैं, माता पिता से सभी प्यार करते हैं, मगर सबसे ज़्यादा माता पिता को ज़रूरत पड़ती है इस उम्र में, जब वो एक प्रकार से बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, बहुत सारे काम खुद नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। कि जैसा आपने कहा कि बचपन में उन्होंने आपको इतना समय दिया, पाला पोसा, नहलाया धुलाया, तो समय बदलता है, सर्कल है, साइकिल है, तो अब वो समय आ गया है कि आप उनकी सेवा करें। और बहुत बढ़िया आप कार्य करते हैं, इससे लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी, और जो श्रोता घर में सुन रहे हों और जो माता पिता सुन रहे हों तो बहुत मोटिवेट होंगे आपकी इन बातों से। सर आप रक्तदान भी करते हैं? जी जी। और कई बार रक्तदान करते हैं, कई बार कई लोगों को आपने जीवन दिया है, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि रक्तदान करना चाहिए? और अभी तक आपने कितनी बार रक्तदान किया है? और देखने में आप बिल्कुल हष्ट पुष्ट लग रहे हैं। साथियों आप तो देशमुख जी को नहीं देख पा रहे हैं, मगर हम देख पा रहे हैं। हम जब इसका पोस्टर शेयर करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि बिल्कुल हष्ट पुष्ट हैं देशमुख जी। तो रक्तदान करने से कोई नुकसान तो नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऐसे माता पिता की संतान हूं जो मधुमेह है और रक्तचाप की बीमारी से बुरी तरह से पीड़ित है। माताजी अभी भी जिंदा है हमारी, पिताजी तो जा चुके हैं। हमारे पिताजी जब जिंदा थे तो लगभग माह में 4,000 रुपए की दवाई खाते थे। माताजी अभी भी 2 से 3,000 रुपए की दवाई खाती हैं, और मैं देखिए आपके सामने बैठा हूँ, 1 रुपए की दवाई नहीं खाता। और मैं इसका कारण एकमात्र रक्तदान को मानता हूँ। जो लोग कहते हैं कि जेनेटिक है समस्या, पीढ़ियों से चली आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अपवाद हूँ सर इसके लिए। मैं ही नहीं, मेरे हम लोग 4 भाई बहन हैं, 3 बहनें 1 भाई। किसी को ना तो रक्तचाप की बीमारी है ना तो मधुमेह की बीमारी है। अच्छा। ये एक विज्ञान के लिए भी एक चुनौती है। कई डॉक्टर लोग भी मुझे बोलते हैं कि नहीं सर जी आपको बिल्कुल शुगर होगा या ब्लड प्रेशर होगा, ना आता हूँ तो कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं निकलता। जी जी। तो रक्तदान के विषय में आप बता रहे थे। हाँ सर जी, मैं 20 जुलाई 1990, मुझे तारीख याद है, मैंने जब पहली बार अपने अरभार के ही श्री पालेश्वर तिवारी जी के लिए रक्तदान किया था। उनका एक ऑपरेशन होना था। उस समय साधनों का अभाव हुआ करता था, तो हम लोग 5-7 दोस्तों ने फैसला किया कि चलो चलते हैं वहाँ। उन बुलावा आया कि उनको रक्त की ज़रूरत है। जब सब हम लोग दोस्त लोग रक्त जांच करवाते गए तो केवल मेरा ही ग्रुप और उनके एक भतीजे का ग्रुप मिला, और दोनों का रक्त निकाला गया। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि सर, बेटे बोले, मैं छोटा था उस समय 20-22 साल का, बेटा बोले अपना खून तुम्हारा बहुत कीमती है। तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गया। मैं बोला क्यों सर? तो बोले तुम्हारा ऐसा ग्रुप है, ए नेगेटिव ग्रुप है, जो 10,000 लोगों में 2 या 3 लोगों का होता है, ए नेगेटिव है। तो बोले कि आप रक्तदान तो करते रहो हमेशा, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि अक्सर जिसको ज़रूरत पड़ेगी उसी को देना, जाके मत देना कहीं, क्योंकि आपका रक्त ज़्यादा दिन तक रखा नहीं जा सकता, या कहीं स्टोरेज करके रखेंगे तो उसका उपयोग नहीं होता, क्योंकि हमारे रक्त ग्रुप के लोग कम हैं। तो तब से मैंने निश्चय किया कि लगभग जब भी मेरे को बुलावा आता है, आजकल 1-2 रक्त समूह से जुड़ा हूँ, रक्तदान समूह से, ग्रुप से, तो मैं बुलावा आता है तो तत्काल रायगढ़ भी 5-6 बार आके रक्तदान कर चुका हूँ। मैं नागपुर, जबलपुर, या चूँकि महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ तो शिरडी में, अमरावती में, मोर्ची में रक्तदान कर चुका हूँ। और जब कभी ए नेगेटिव की ज़रूरत पड़ती है, मैं साल में 3 बार या 4 बार, कोशिश 3 बार, वैसे 4 बार करना चाहिए था, लेकिन 3 बार मेरा हो जाता है। और कोशिश करता हूँ कि मेरे स्वर्गीय पिताजी
और एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त का जन्मदिन पड़ता है 24 मार्च, उस दिन देता हूँ। या पिछला रक्तदान मैंने मेरे बहुत आदर्श प्रधानमंत्री माननीय अटल जी के जन्मदिन के दिन 25 दिसंबर को किया है, आखिरी रक्तदान, जो कि 39वां नंबर था मेरा। वाह वाह। और मेरे बेटे का जन्मदिन पड़ता है 7 मई, उस दिन। या मेरी बड़ी बेटी का जन्मदिन 21 नवंबर, उस दिन। या मेरी छोटी बेटी का जन्मदिन 9 सितंबर, उस दिन। ऐसे कोशिश करता हूँ। या मेरे 2 दत्तक पुत्र हैं, एक का जन्मदिन 8 जनवरी को होता है और एक का जन्मदिन जो है 24 सितंबर को पड़ता है, और मेरा स्वयं का जन्मदिन 7 दिसंबर को पड़ता है। तो इनमें से किसी तिथि, एक तिथि में अगर सेट हो जाए तो मैं कोशिश करता हूँ कि साल में 4 बार रक्तदान करूँ। और चूंकि मैं क्रिकेटर हूँ, क्रिकेट देखता हूँ, क्रिकेट खेलता था, बहुत पसंद करता हूँ, तो क्रिकेटर के जीवन में 50 और 100 का बहुत महत्व होता है। तो मैं चाहता हूं कि रक्तदान की हाफ सेंचुरी करूं सर जी। बहुत जल्दी हो जाएगी ये तो। जी सर जी, जी सर जी। सर आपका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है और हम आपसे बात कर रहे हैं और आप बिल्कुल ही पॉजिटिव इंसान हैं, तो ये भी एक अपवाद है एक प्रकार से। जी जी सर। आपने बहुत सारी तारीखें बताई, अपने बेटे का जन्मदिन बताया, पिता का जन्मदिन बताया आपने, और आप लगभग जिस उम्र के पड़ाव में हैं, यहाँ पास हम सुनते हैं कि लोग भूलने लगते हैं, तो आप कैसे याद रख पाते हैं? अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या क्या करते हैं? जी, स्वस्थ रखने का एकमात्र मेरा तरीका है कि मैं हमेशा खुश रहने का प्रयास करता हूँ और तनाव रहित जीवन जीता हूँ। मैं कभी भविष्य के बारे में ज़्यादा तनाव नहीं लेता, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं जिस बात की चिंता आज कर रहा हूँ, चिंता करूँगा तब भी वही होगा, जो नहीं करूँगा और वही होगा। तो इसलिए मैं भविष्य को लेकर नकारात्मक चिंताएं नहीं करता, मैं केवल सकारात्मक चिंता नहीं, चिंतन करता हूँ मैं। क्या बात, वाह। और चिंतन करने से आपके में जो पॉजिटिविटी आती है, उसका परिणाम आप सामने देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, कभी किसी की बुराई नहीं सोचता, और कभी किसी का बुरा हो ऐसा भी नहीं सोचता। बिल्कुल। मैं देखा हूं कि कोरोना के समय में इतना मैंने आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत मैंने परेशानी हुई, लेकिन कभी अपने आप में मैं ऐसे विचार आने नहीं दिया कि कभी किसी को लूटूं या कहीं चोरी करूं या कहीं कोई गलत काम करूं। बिल्कुल इस चीज को मैं अपने आप ऊपर हावी होने नहीं देता हूं, और ये मेरा सबसे बड़ा स्वस्थ रहने का कारण है सर जी। बहुत बढ़िया आपने बात बताई, बहुत बढ़िया विचार भी हैं कि गलत तो खैर नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में आप गलत नहीं सोचेंगे। आप जैसे भविष्य के बारे में बताया कि मैं नकारात्मक चिंताएं नहीं करता हूं, सकारात्मक चिंतन करता हूं, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। चिंतन करना चाहिए। चिंता करने से क्या होना जाना तो ज़्यादा कुछ है नहीं, मगर हम प्रयास करते रहें, कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करें, ये भी एक प्रकार से हम निकाल सकते हैं आपकी बातों का मतलब। और आप क्रिकेट भी खेलते हैं। जी जी। तो आप तो अभी काफ़ी हष्ट पुष्ट हैं, तो कब से आप क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और क्रिकेट से कितना लगाव है आपको? सर जी, मैं तो बचपन में बहुत क्रिकेट खेला। अब तो खैर समयाभाव और शारीरिक अस्वस्थता तो नहीं कहूँगा, लेकिन शरीर का भारीपन, इसके चलते क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेल पाता, लेकिन क्रिकेट जरूर देखता हूँ। मैं लगभग 15-16 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहा हूँ, और अड़भार के लिए मैंने काफ़ी क्रिकेट खेली है, काफ़ी रन्स बनाए हैं, और काफ़ी प्रतियोगिताओं में अड़भार के लिए प्रतिनिधित्व किया है, वहाँ की कप्तानी की है, और कई ट्रॉफियाँ मैंने अड़भार को दिलाई हैं। एक बल्लेबाज के रूप में मेरी काफ़ी ख्याति थी मेरे क्षेत्र में। और उस समय जबकि साधनों का अभाव होता था, हम लोग कार्क की गेंद से क्रिकेट खेलते थे, और बहुत दूर दूर तक साइकिल में क्रिकेट खेलने जाते थे। अच्छा। और लगातार कई प्रतियोगिताएं जीतते थे, और बड़े बड़े टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेते थे। और अच्छे हम लोग, बहुत अच्छा, हमारी अच्छी टीम थी, और अड़भार का एक बहुत दबदबा रहता था जिस समय हम लोग क्रिकेट खेलते थे उस समय। सर आपने बताया कॉर्क गेंद से आप क्रिकेट खेलते थे, वो तो पत्थर टाइप थी। तो और आप बल्लेबाज थे, तो अधिकतर गेंदबाजी भी आप करते थे कि मैं कभी कभार स्पिन गेंदबाजी करता था, बहुत कम, लेकिन ओपनर बल्लेबाज था अपने टीम का, तो बल्लेबाजी ही ज्यादा मिलती थी, गेंदबाजी का मौका कम लगता था। तो आज की जो युवा पीढ़ी क्रिकेट खेलती है, क्या आप उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं? जी जी, मेरा एक दत्तक पुत्र है अड़भार में, मेरे मित्र का एक लड़का है जो मुझे अभी भी पापा कह के बुलाता है। अच्छा। जिसका नाम सौरभ दुबे है। बचपन में उसका काफी टैलेंटेड था वो लड़का, और अभी रेलवे में सर्विस करता है, तो उसको मैं बचपन से क्रिकेट सिखाता था, उसके साथ घर में क्रिकेट खेलता था, और वो एक अच्छा क्रिकेटर अभी भी है, अपने रेलवे की टीम से खेलता है वो। और चूंकि मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ, तो मेरा अपना स्वयं का बेटा एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। अच्छा। और अच्छे वहाँ खरसिया में बहुत अच्छा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ जाता है और वहाँ बच्चों
स्वयं खेलता भी है और छोटे छोटे बच्चों को सिखाता भी है। तो सर क्रिकेट खेलने के तो बहुत सारे फायदे हैं, जैसे हर प्रकार से आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। तो जो बैट्समैन होते हैं और जो बॉलर होते हैं, शारीरिक फिटनेस में कुछ अंतर होता है दोनों की क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, चाहे बैट्समैन रहे चाहे बॉलर रहे। हालांकि क्षेत्र दोनों का अलग अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बैट्समैन को थोड़ा सा शारीरिक रूप से कम मेहनत करनी पड़ती है, बॉलर को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि रनअप लेके भागना पड़ता है, फील्डिंग भी करनी पड़ती है। और बैट्समैन को केवल रन के लिए भागना पड़ता है, बाकी अतिरिक्त भागना नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन खिलाड़ी के लिए मेहनत जो है सबके लिए लगभग एक जैसी रहती है। सर जी क्या बात, बहुत बढ़िया। और आपको लगाव भी होगा, और अधिकतर कुछ मैच ऐसे फंस जाते हैं जो दिलों की धड़कनें बढ़ा देते हैं। तो आप तो बहुत समय से क्रिकेट देखते आ रहे हैं, तो आपका सबसे फेवरेट पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? मेरे सबसे पसंदीदा खिलाड़ी मेरे समकालीन दिलीप वेंगसरकर जी। अच्छा। मैं उनकी बैटिंग को देख के बहुत प्रभावित रहता था। और दूसरे नंबर के रवि शास्त्री जी। अच्छा। हालांकि वो एक ऑलराउंडर थे, लेकिन उन दोनों से मैं ज़्यादा प्रभावित रहता था। और खिलाड़ी तो बहुत होते हैं, लेकिन अपनी अपनी पसंद होती है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी अच्छा खेलते हैं, पसंद जिस पर आ जाए लोग उनको फॉलो करते हैं। और आज की पीढ़ी आज के समय के क्रिकेटर्स को फॉलो करती हैं, आप अपने समय के क्रिकेटर्स को फॉलो करते थे। जी जी जी। और जैसा कि हम जानते हैं आप समाज सेवा में और भी बहुत सारे कार्य करते हैं रक्तदान के अलावा, तो आप अपनी समाज सेवा के बारे में हमें और हमारे श्रोताओं को बताएं। जी सर जी, मेरा लक्ष्य रहता है प्रतिदिन कुछ न कुछ समाज की सेवा की जाए, किसी न किसी का सहयोग किया जाए। जी। मैं जिस समय में सर जी अड़भार में मैं शिक्षक के रूप में जब सेवाएं दे रहा था, मैं रहता खरसिया में हूँ मूल रूप से, लेकिन मैं प्रतिदिन वहाँ से खरसिया से अड़भार जाता था। तो प्रतिदिन अकेले जब जाता था तो किसी न किसी को एक गाड़ी में बैठा के, जैसे कोई बुजुर्ग दिख गया, कोई महिला दिख गई, कोई बच्चा दिख गया, उनको गाड़ी में बैठा के लिफ्ट देना, या उनको गंतव्य 2-4 किलोमीटर दूर अगर जाना है तो गंतव्य तक पहुँचाना, ये मैं कार्य लगभग हमेशा करता हूँ। और कभी भी अकेले गाड़ी में सफ़र नहीं करता, मैं लगभग किसी न किसी को लेके चलता हूँ। बहुत बढ़िया आपने बात बताई। और साथियों, यदि आप सुन रहे हैं तो समाज सेवा के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप रक्तदान करें, कि दान करें, कि पैसे का दान करें। ये नॉर्मल सी चीज़ आपने बताई, नॉर्मल सी बात आपने बताई कि यदि हम कहीं जा रहे हैं और गाड़ी में अकेले हैं, किसी को लिफ्ट दे दिए, ये भी एक प्रकार की समाज सेवा है, किसी को मंजिल तक पहुंचाना। तो इसके अलावा और आप क्या क्या करते हैं? मैंने सर जब मैं अड़भार में रहता था, ये सब सन 1992-93 की बात है। उस समय अड़भार में बहुत सड़कें खराब हुआ करती थी, आवागमन के साधन कम हुआ करते थे, लोगों के पास गाड़ियां नहीं थी, यातायात के साधन कम थे। तो उस समय मेरा एक बहुत अच्छा शौक था कि कोई गर्भवती महिला, मैं सुनता था कि इसके यहाँ आज गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट है और इनको बच्चा होने वाला है, तो उनके घर में मैं जाके बोलता था कहीं ले जाना है शक्ति खरसिया तो मेरे को आप खबर करना। चूंकि मेरे पास बाइक थी उस समय, मैं बाइक में बैठा के उनको डिलीवरी के लिए ले जाता था। कम से कम 15 से 20 डिलीवरी मैं उनको गाड़ी में बैठा के किसी महिला को लेके गया हूँ, और 15 से 20 डिलीवरी मैं अपने मैंने सहयोग से कराया हूँ। सर, आपके पिताजी चाहते थे कि आप डॉक्टर बने। डॉक्टर 2 काम करते हैं मुख्यतः, पहले मैं उसको जोड़ना चाहता हूँ। एक तो जन्म देते हैं, दूसरा जीवन बचाते हैं। तो रक्तदान करके आप जीवन बचाते हैं, और आपने जो अभी बात बताई इससे आप जन्म देते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर के गुण तो आपके अंदर हैं ही, भले डिग्री ना हो, तकनीकी रूप से ना हो, मगर जो डॉक्टर का काम होता है जन्म देना और जान बचाना, और आप ये दोनों काम कर पाते हैं। जी जी सर जी, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन मैं इंजेक्शन लगाता हूँ, और अच्छा। आसपास के जिन लोगों को इंजेक्शन लगवाने की जरूरत पड़ती है तो उनके घर जाके उनको नस में या मस्कुलर इंट्रामस्कुलर सुई जरूर लगाता हूँ, और इसी के कारण लोग मुझे छोटा डॉक्टर भी कह के पुकारते हैं। तो इमरजेंसी में, आपातकालीन में आप ये कहाँ से आपने सीखा? ये सर मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर कन्हैया उरांव, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, परम मित्र हैं, अड़भार के ही हैं। वर्तमान में वो जिला चिकित्सालय बिलासपुर में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। उनके साथ में अक्सर मैं घूमता था, पिताजी के साथ घूमता था, बोलता था कि पिताजी मेरे को सुई लगाना सिखाओ। तो पिताजी चूंकि पुराने समय के व्यक्ति थे, डरते थे, नहीं रिएक्शन हो जाएगा, घाव हो जाएगा, तुम मेरे को बदनाम कर दोगे, ऐसा है वैसा है। तो मैं उनके साथ जाता था तो उनको बोलता भैया मेरे को सुई लगाना सिखाना है, तो वो मेरे को सुई लगाना सिखाए। और उसके बाद जब मैं अपने पिताजी को सुई लगाने का एक बार अवसर मिला
उनको सुई लगाया तो वो बोले कि आश्चर्य है कि वाह तुम सुई भी लगा लेते हो, किसने सिखाया? तो मैं बोला आपका जो चेला है, जो मेरा मित्र है, उन्होंने मेरे को सुई लगाना सिखाया है। और ऐसा बोलते हैं सर लोग कि मेरा हाथ जो है बहुत हल्का है, बहुत मैंने अच्छे ढंग से सुई लगा। अब मेरे को तो नहीं मालूम क्या है मेरी विशेषता, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं तो मेरे को लगता है कि हो सकता है मेरा हाथ मेरे पिताजी से भी हल्का है, ऐसा बताते हैं। क्या बात, दर्द नहीं होता है हाँ लोगों हाँ को। ऐसा बताते हैं। साथियों, अभी आप सुना है प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, और जैसा अभी देशमुख जी ने बताया, डॉक्टर तो नहीं है, सुई लगाते हैं, मगर आप ये घर में करने का प्रयास ना करें। डॉक्टर की निगरानी में आपने सीखा है, और इमरजेंसी में, और आप कोई दवा प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, लोगों को बताते नहीं हैं, जो डॉक्टर दवा लिख के देते हैं, इमरजेंसी के तौर पर यदि कोई डॉक्टर नहीं होता है तब आप ये कार्य करते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि हम भी सीख जाएं और कोई भी दवा लगा दें। डॉक्टर बताते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर्स गांव में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, उपस्थित नहीं हो पाते हैं, और इस स्थिति में आप ये कार्य करते हैं। जी जी सर, आप कहते हैं कि मैं तनाव नहीं लेता, मगर तनाव एक ऐसी चीज़ है, लेना कोई नहीं चाहता मगर ले सब लेते हैं। तो इसके लिए क्या आप योगा करते हैं, खुश रहते हैं? ये तो आपने बात बताई, मगर खुश रहना भी एक कला है। वो तो तभी खुश रह पाएंगे जब हम तनाव नहीं ले पाएंगे। तो उसके लिए कई लोग ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, या फिर अपने मनोरंजन के लिए कुछ अलग अलग कार्य करते हैं। तो आप क्या करते हैं? सर जी, ऐसा है कि जो लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो लोग भी तनाव लेते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोग देखा हूँ जो योगा भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, उसके बाद भी बहुत चिंतित रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब आप योगा कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, तो फिर तनाव काहे का? और फिर ये सब नहीं करके भी हम तो कुछ नहीं करते। मैं तो सामान्य से सुबह उठ के फ्रेश होके मैं ऊपर छत में टहलता हूँ। एक दो बच्चे हैं मेरे पड़ोस के, एक आध को कंधे में बैठा लिया और मस्त टहलते हैं। और टहलने के बाद जो है खुश रूप से हल्का फुल्का व्यायाम, कोई मैं योगा नहीं करता, किसी प्रकार का मेडिटेशन नहीं करता, किसी प्रकार की दवाई नहीं खाता। और खाने पीने में मेरा ये है कि मैं सभी प्रकार की सब्जियों को खाता हूँ। मैं मांसाहारी नहीं हूँ, शुद्ध शाकाहारी हूँ, चाय भी नहीं पीता, और भोजन बिल्कुल साधारण, और जहाँ जैसा मिला वहाँ मैं ढल जाता हूँ। मेरे को कभी किसी के खाने में कोई रुचि नहीं है, ऐसा बात नहीं, कोई सब्जी पसंद नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कई बार मैं देखता हूँ कि हम लोग बारात जाते हैं तो बारात का खाना अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं, वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं, इन सब बातों से बिल्कुल मैं असंतुष्ट नहीं होता। मैं जहाँ जाता हूँ संतुष्ट रहता हूँ, और जहाँ जाता हूँ वहाँ के अनुसार ढल जाता हूँ, और अपने आप को पूरा ढालने का प्रयास करता हूँ। मुझे कभी कहीं कोई तकलीफ नहीं होती रहने में। कहीं 10 दिन भी रह जाऊं तो आप मेरे को ऐसा सुनते हुए नहीं पाएंगे कि ये मैं बोर हो गया, कि टाइम नहीं पास हो रहा है, कि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं 1 घंटा भी रहूं तो मेरे को ये नौबत नहीं आती। बहुत बढ़िया आपने बात बताई। और देशमुख जी ने साथियों जो बात बताई, तो इनका कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि योगा नहीं करना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये था कि मैं ज़्यादा योगा नहीं करता, मगर हंसना खुश रहना भी किसी योग से कम नहीं है। तो आप ऐसा करें। और सबसे बड़ी चीज़ आपके स्वस्थ रहने की, जैसे हम अभी तक जान पाए हैं कि आप खाने में हर एक चीज़ खाते हैं, सभी पौष्टिक चीज़ खाते हैं। और एक जैसा आपने शादी पार्टी की बात की, नकारात्मकता भर जाती है लोगों के मन में, तो बोलते हैं ये अच्छा नहीं था, नुक्स निकालते हैं, फिर भी खाते हैं, फिर भी खाते वही चीजें उनके शरीर में जाके उनको नुकसान करती हैं। हाँ, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, तो ये आपके विचार भी बहुत अच्छे हैं जी। तो आप रक्तदान करते हैं। रक्तदान करने कुछ भ्रांतियां रहती हैं लोगों के मन में कि नहीं करना चाहिए, पतले दुबले हैं तो नहीं करना चाहिए, या एक डर रहता है। तो उस डर से कैसे निकलें? मुझे ऐसा लगता है कि रक्त और पेट्रोल, दुनिया में 2 ही चीजें ऐसी हैं जिसको मानव निर्मित नहीं कर सका है। तो रक्त एक ऐसी चीज है जिसको हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है। कल आज मैं रक्तदान कर, कल हो सकता है मुझे भी रक्त की जरूरत पड़े। तो ये मानसिकता से चलते हुए अपने आप को जिंदगी में कम से कम 5-7 बार हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि रक्तदान करने के बाद शरीर में जो फुर्ती आती है, जो आत्मविश्वास, और किसी को मदद करने के बाद जो दिल में एक सुकून मिलता है, उसको तो मैं इतना, मैंने मेरी में काबिलियत नहीं कि उसको मैं शब्दों में व्यक्त कर सकूं। अच्छा। लेकिन उसका आनंद ही अलग है सर। किसी को आप रक्त देते हैं और कोई सर धन्यवाद देता है। मैं मेरे जीवन में 39 बार बता चुका, कई बार मैं ऐसे ऐसे मरीजों को रक्त देता हूं कि जिनकी स्थिति बहुत खराब रहती है, और उनको जाके मैं समझाता हूं। तो ऐसा हुआ है कि
कुछ नशेड़ी किस्म के लोग। एक शिक्षक था, उसने मुझे फ़ोन किया, सर जी आपका रक्त समूह नेगेटिव है, मेरा भाई बहुत बीमार है सर, आप एक बार रक्तदान दे दीजिए। मैं बोला, गया, उसके मिला तो बताया, उसने बताया कि सर ये नशा करता है और नशे के हालत में इसकी बहुत स्थिति खराब है। तो मैं बोला, मैं तुमको रक्त नहीं दूंगा यार, ऐसा बोला तो एकदम मेरा पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा। मैं बोला, मैं एक शर्त में दूंगा कि आज के बाद तुम कोई नशा नहीं करोगे। क्या बात। और उसके बाद सर जी सही उसने नशा करना छोड़ दिया और उसका परिवार सुधर गया, लाइन में आ गया। आज भी उसके भाई का फोन आता है, सर आपने एक बार रक्तदान क्या कर दिया, उसको पूरा जीवन दान दे दिया सर, और नशा करना छोड़ दिया और इतना बढ़िया जीवन जी रहा है कि आपका रोज नाम लेता है, बोलता है। क्या बात। और साथियों आप भी इस बात का ध्यान रखें, ये शर्त जरूर रखें, यदि कोई नशा करता है तो आपने रक्त देकर उसका जीवन तो बचाया, मगर आगे और उसको समस्याएं ना हो, क्योंकि जो व्यक्ति नशा करते हैं उन्हें किसी बात की चिंता नहीं रहती है। जी। और ये आपने बहुत बढ़िया कार्य किया, और आप तो किसी प्रकार का नशा करते भी नहीं हैं। तो ऐसे श्रोताओं को, लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो नशे के आदी हैं, नशा करते हैं, और नशा कुछ लोग चाहते हैं छोड़ना मगर छोड़ नहीं पाते हैं? जी सर, नशा तो सब लोग करते हैं, मैं भी नशा करता हूँ, लेकिन समाज सेवा का नशा है मुझे। ये बढ़िया बात कही आपने। नशा तो सबको किसी न किसी चीज का होता है, लेकिन वो अपना अपना ढंग है। हम जैसे लोग समाज सेवा का नशा करते हैं सर, और कोशिश करते हैं कि समाज में प्रतिदिन हर समय किसी न किसी को जैसे भी छोटी मोटी मदद हो अपने तरफ से, हमारी जितनी काबिलियत है अपने काबिलियत के अनुरूप हम लोगों की मदद करें। इसी तारतम्य में एक घटना सुना रहा हूँ। अपने गांव का एक शिक्षक था, 3 साल पहले खत्म हो गया, उसे भी रक्त की जरूरत पड़ी। मैं अपोलो अस्पताल गया, ये जून 2014 की बात है, 15 जून 2014 में एक तारीख याद है। अपोलो अस्पताल में भर्ती था, उसकी श्रीमती जी ने मेरे को फोन किया, भैया आप आके एक बार मेरे पतिदेव को रक्त दे देते। मैं वहाँ गया तो बोला, भैया एक बार रक्त दे दो, मैं आज के बाद नशा नहीं करूंगा। तो मैं वहाँ, उसकी बेटी थी, उसकी पत्नी थी, दोनों को एक एक हाथ उसके सर पे रखा और कसम खिलाया। तो वहाँ की जो नर्स थी वो आके मेरे ऊपर बहुत नाराज हो गई, ये क्या आप मंदिर बना लेके हो, यहाँ कसम खिला रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं बोला, मैडम आप चुप रहिए 1 मिनट, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसमें आप दखल अंदाजी मत कीजिए। तो मैं उसको कसम खिलाया, बेटी की और उसकी पत्नी की, और उसके बाद उसको रक्तदान किया। उसके बाद उसने पीना छोड़ दिया था सर जी। क्या बात। और उसके बाद 4 साल वो जिया, हालांकि उसकी किडनी बहुत खराब हो चुकी थी, अभी 1-2 साल पहले मरा है वो। तो उसका कहना था कि ये 4 साल का जीवन जो है आपकी देन है भैया, ऐसा बोला था। तो ऐसे कई उदाहरण है सर जी कि रक्तदान करने के बाद मेरा बेटा भी रक्तदान करता है। मैं बता दूं, मेरा बेटा प्रतीक, जिसकी उम्र 20 साल है, चार बार अभी तक रक्तदान कर चुका है, और बैडमिंटन खिलाड़ी है। और वो बताता है कि पापा जिस दिन मैं रक्तदान करता हूँ ना, मेरा 60 में ज्यादा ताकत आती है, बोलता है। तो ये भी एक बहुत अजूबा है कि रक्तदान करने के बाद शरीर में ज्यादा फुर्ती आए, ताकत आए और स्टेमिना आए। तो इससे बढ़कर और क्या लेंगे सर जी? दान भी कीजिए, और उसके बदले में आपको बहुत ऐसे अनमोल चीजें मिलती हैं जिसको आप पैसे दे के नहीं खरीद सकते सर जी। बहुत बढ़िया आपने बात बताई। देशमुख जी, हम आपसे बात करते करते इतना दूर तक आ गए, इतना समय हो चला हमें पता ही नहीं चला। जाते जाते आप रेडियो धूम के श्रोताओं को और जो लोग रक्तदान करते हैं उन्हें क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं रेडियो धूम के श्रोताओं को इस रेडियो के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि रक्तदान जरूर करिए एक जिंदगी में। अगर आप रक्त देने के काबिल हैं, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आप रक्त दे सकते हैं, तो दूसरों को नहीं तो कम से कम अपनों को दीजिए। कभी कभी अक्सर मैं देखता हूँ कि जब रक्तदान करने जाता हूँ परिवार वाले पीछे रहते हैं, हम लोग आगे आ जाते हैं। उनका कहना अक्सर कमजोरी आ जाएगी, मेरी उम्र कम है, मेरा वजन कम है, ऐसे कोई समस्या नहीं आती, केवल ये मानसिकता का खेल है। अगर आप अच्छा सोचें, अपने रिश्तेदारों को आप रक्त देने का प्रयास करें, पहले रिश्तेदार फिर दूसरे। जी। और अक्सर ऐसा होता है कि रिश्तेदारों का मैच भी जल्दी हो जाता है रक्त, और नहीं होता है उस स्थिति में तो हमारे जैसे लोग पड़े हुए हैं। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि सबको रक्तदान करना चाहिए, और रक्तदान ही नहीं बल्कि छोटा मोटा सहयोग जो भी आपसे बने। जैसे मैं बताया कि गाड़ी में अकेले जाते हैं तो किसी को लिफ्ट दे दीजिए, अगर कोई महिला खड़ी है तो उसको सीट दे दीजिए, ट्रेन में, बस में। तो ये सब छोटी छोटी बातें ऐसे हैं जो हमको जो है समाज सेवा का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी को 1 लाख रुपया दान करें, 50,000 रुपया दान करें। शादियों में जाके छोटा सा कहीं खड़े होकर कुछ काम कर दें, किसी के दुख में चल दें, किसी के अंत्येष्टि में चल दें, वहाँ सहयोग कर दें। ये भी बहुत बड़ा आपसे एक समाज के लिए समाज सेवा होता है, और मैं इन सब बातों को बहुत महत्व देता हूँ सर जी। चलिए, बहुत बढ़िया आपने बात बताई
आपका कीमती समय हमें देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाज सेवा के विषय में आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। कई लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी और आगे आने वाले समय में वो कुछ न कुछ समाज सेवा के रूप में कार्य ज़रूर करेंगे। तो साथियों, ये था आज का प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज के हमारे मेहमान थे प्रफुल्ल देशमुख। और हम आपको बता दें, आज हमने आपसे जाना रक्तदान के विषय में, समाज सेवा के विषय में। आप प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं, तो प्रधानाचार्य के बारे में आपने बताया। आप क्रिकेट भी खेलते थे, सिखाते भी थे, बहुत सारी प्रतिभा के आप धनी हैं। हमें और हमारे श्रोताओं को सीखने को बहुत कुछ मिला। तो साथियों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। और हम आपको बता दें, आज के इस प्रोग्राम में प्रस्तुत करता थे रमा शंकर शुक्ला। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में कुछ नए गीतों के साथ, नई जानकारियों के साथ। अब मुझे यानी अपने दोस्त आरजे राघव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।